नमस्कार। खबर चक्र के साहित्यिक सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ बेगूसराय बिहार में। बेगूसराय साहित्य क्षेत्र में काफ़ी विकसित है और यहाँ के एक से एक राइटरों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना रखा है। सच में कहा जाए तो हिंदुस्तान के जाने माने चर्चित राष्ट्र कवियों में रामधारी सिंह दिनकर का जन्मभूमि बेगूसराय ही है। यूं तो पूरे हिंदुस्तान में दो ही राष्ट्र कवि हैं, एक रामधारी सिंह दिनकर और दूसरे मैथिली शरण गुप्त। आज हम इस धरती पर मौजूद हैं और हमारे साथ में एक ऐसे वरिष्ठ हिंदी और मैथिल भाषा के साहित्यकार मौजूद हैं जिन्होंने दर्जनों पुस्तकों को लिखकर साहित्य सेवा की है। इनकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में हिंदी और मैथिल भाषा के लिए चर्चित रहा है। तो आप हैं श्री प्रदीप बिहारी जी। खबर चक्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे, साहित्य से लगाव आपको कैसे होता चला गया? खबर चक्र के श्रोता जो मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और देखेंगे, उनको नमस्कार करता हूं। और बहुत अच्छी बात मिथिलेश जी आपने बताई जी। तो एक बहुत ही पुरानी कहानी है। इसे मैं बहुत संक्षिप्त में कहूँगा क्योंकि अब तो करीब 50 वर्ष शायद हो गए मुझे लिखते हुए। अच्छा 50 वर्ष बालपन से ही यूँ समझिए कि मेरी पहली रचना मैथिली की जो मिथिला मिहिर में छपी तो मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। अच्छा। और वह 1974-75 का समय था जब देश में छात्र आंदोलन हुआ था 74 में, जेपी का मूवमेंट। उस समय मैं 9वीं कक्षा में था जी। और उसी समय जेपी के मूवमेंट से ही संबंधित एक लघु नाटक मैंने लिखा सबसे पहले। अच्छा। जो मिथिला मिहिर के बच्चों के स्तंभ में वो छपा था। तो ऐसे देखते हुए तो उसका नाम बता दीजिए आपका जो हुक्का, उसका नाम है हुक्का। अच्छा। हुक्का जो पीते हैं लोग इस पर मैं नाटक से था, गांव में नाटक करता था तो नाटक के प्रति लगाव था। लेखन में जब मैंने पहले नाटक लिखा उसके बाद मैं कहानी की ओर आया। अच्छा। और कहानी लिखने का मेरा एक ऐसा था कि बच्चा था, गांव में रहता था। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि जो आपने प्रथम नाटक लिखा तो उसमें आप बेगूसराय में थे या और कहीं? नहीं, मैं अपने गांव में था। बेगूसराय में 1983 ईस्वी में नौकरी के क्रम में आया था। अच्छा। कहाँ गांव हुआ आपका? मेरा गांव मधुबनी जिले का खजौली प्रखंड में कन्हौली मल्लिक टोला पड़ता है, वो वहीं था। और खजौली हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। तो गांव से मैं खजौली हाई स्कूल जाता था पढ़ने लिखने में। तो हुआ यूँ कि गांव में दो वाकया भी मैं ये कहूँ। उस समय खजौली हाई स्कूल में मैं मिडिल स्कूल में वहाँ गया और हाई स्कूल में थे एक मैथिली के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, जीवकांत, जो मेरे गुरु ही हैं। अच्छा। तो वो थे और बहुत नए नए लड़के लिखा करते थे। वो एक मेरे गांव के बगल के ही हमारे सीनियर थे, उन्होंने कुछ ऐसे चुटकुले आदि किस्म की चीज़ उन्होंने लिखी और वो मिथिला मिहिर में छपा। तो लेकर के पत्रिका सबको दिखा रहे थे कि देखो मैं मिथिला मिहिर में छप गया, मिथिला मिहिर में छप। मैंने उन्हें कहा कि भैया जरा देखने दीजिए क्या लिखे हैं छपे। तो उसने मुझे नहीं दिया, तेरे बस की बात नहीं है, तुम साइंस पढ़ने वाला जाओ, साइंस पढ़ो, ये सब क्या तुम देख लोगे, तुम्हारे लिए ये नहीं है। तो बहुत बुरा लगा मुझे। अच्छा। वही साहित्य मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने मास्टर साहब यानी जीवकांत जी को कहा कि मैं भी साहित्य करना चाहता हूँ, तो कुछ किताबें दीजिए। पढ़ने लगा। उसके बाद क्या बात हुई गाँव में, यह तो यहाँ का संदर्भ है। जब घर आता था तो मेरी एक दादी थी, मतलब चचेरी दादी, अपनी दादी को मैंने नहीं देखा है। तो रात में जब गर्मी के समय में दादी के पास आंगन में सोया, दरवाजा पर ऐसे ही सोते थे, बच्चे थे हम लोग। तो दादी कहती थी कुछ सुनाओ ना, कहानी सुनाओ। तो कोर्स में जो आरुणी की कहानी, ये कहानियां आती थी, वो मैंने दादी को सुनाया करता था। मैं सुनते सुनते वो सो जाती थी। और धीरे धीरे दादी को यह आदत लग गई और प्रतिदिन सोने समय कहती थी सुनाओ कुछ। यानी बिल्कुल विपरीत, बच्चे कहानी सुनते दादी से सुनते हैं, दादी सुनती थी। हाँ, मुझसे दादी ही सुनती थी। अच्छा। और बाद में ऐसा हुआ कि वो कहानी जब स्टॉक तो किताब की जितनी होगी तो नहीं सुना सकता था, और तो मेरे पास कुछ था नहीं। तो दिन में मेरी माँ कहा करती थी, अरे सुन तो। हाँ, मेरी माँ को हिंदी भी बोलने नहीं आती थी प्राय ठीक से, वो मैथिली ही बोलती थी। तो माँ कहती थी, अरे सुन रात में नहीं सुने भी, बूढ़ी के कहानी नहीं सुने भी तो बूढ़ी के नींद नहीं आते। मतलब जब बूढ़ी दादी को नहीं सुनाओगे कहानी तो सोच लो दिन में तो रात में क्या सुनाओगे। तो वह दादी को कुछ कहानी सुनानी है। अच्छा। इसलिए मैं धीरे धीरे कहानियां जो है मैं लिखने लगा, सोचने लगा, रचने लगा, सोचने लगा और ऐसे ही सुनाता रहा उनको।
बहुत दिनों तक, कई महीनों तक सिर्फ सुनाया, और मैं जो सुनाता था 2 दिन के बाद मैं खुद भूल जाता था कि मैंने उन्हें क्या सुनाया। अच्छा फिर कभी कभी वो रिपीट होता था तो दादी कहती थी, अरे ये तो सुना चुके हो तुम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मैं थोड़ा गंभीर वो होने लगा, बालपन था वो, और होते होते मैंने कहानी लिखनी शुरू कर दी। इस तरह से कहानी मेरी मूल विधा हुई, और अब तक भी मूल यह है, कहानी ही है। कहा जाता है कि लोग लेखन आरंभ करते हैं तो कविता से आरंभ करते हैं, मेरे साथ ये बिल्कुल उलट है कि मैंने अपनी पहली रचना एक एकांकी नाटक लिखा, और उसके बाद कहानी का आदमी हुआ। अच्छा, किन किन भाषाओं में आप रचना करते हैं? मूलतः मैथिली में करता हूँ, कुछ आरंभिक समय में हिंदी में भी मैंने लिखा, और अनुवाद करता हूँ मैथिली से हिंदी और नेपाली में भी, और नेपाली से भी मैथिली में ये करता हूँ। जब आप बेगूसराय आ गए तब साहित्य माहौल यहाँ का कैसा था, और किस तरह आपको सपोर्ट मिला यहाँ के लोगों से, यहाँ के साहित्यकारों से? मैं 1983 ईस्वी में बेगूसराय आया, जब मुझे स्टेट बैंक में नौकरी मिली तब मैं यहाँ आया, और उस समय बेगूसराय का साहित्यिक माहौल बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा। वो तो साहित्यकार अब भी हैं, उस समय के लोग, गोष्ठियां हुआ करती थी। जब मैं आया तो चूंकि मुझे पहले से ही आदत थी साहित्य और रंगमंच का, तो यहाँ रिफाइनरी टाउनशिप में, जब मैं रिफाइनरी कैंपस में पोस्टेड था, तो वहाँ एक दो लोगों से मैंने जब अकाउंट में टाइटल देखा, झा मिश्रा हैं, तो मैंने उनसे बात की कि मैथिली के लिए कुछ मैथिल हैं, तो पता चला कि यहाँ एक संस्था है मैथिली की, उसके बाद और भी संस्थाएं हैं शहर में। तो धीरे धीरे मैं उनसे जुड़ता गया। मैं नवतरंग से जुड़ा नाटक किया एक ही, और उसमें डॉक्टर आनंद शर्मा हुआ करते थे, और ऐसे प्रभंजन जी अब भी हैं, प्रभंजन जी भी थे, बहुत लोग ऐसे रचनाकार यहाँ रहे हैं, शांत भोला जी रहे हैं। तो इन लोगों के साथ जो है अपनी यारी शुरू हो गई। अच्छा अच्छा। और फिर उठना बैठना, पढ़ना लिखना शुरू हुआ, गोष्ठियाँ शुरू होने लगी, और फिर मैं मंच पर भी कविता मैं पढ़ने लगा, और फिर अपना जो मेरा कथा लेखन का जो काम था, कहानियां लिखने लगा और उपन्यास लिखने लगा। यानी धीरे धीरे आपने साहित्य क्षेत्र में बेगूसराय में भी काफी छाते चले गए। अब छाना किसे कहते हैं मैं नहीं, अभी नहीं जानता हूं कि मैं छाया हूं या नहीं हूं। अच्छा। प्रश्न है कि मेरा काम लिखना है, और ईमानदारी से लिखना है। मैं ये जानता रहा, शुरू से मैं यही जानता रहा, और नए नए विषयों का अनुसंधान मैं करता रहा हूँ। और मेरी जो कहानियां हैं उसमें मुश्किल से 10 से 12% यदि कह दें लोग कि कल्पनाशीलता है तो है, नहीं तो वास्तविक। मैं शहर जमीन पर जाता हूँ, मैं वर्कशॉप करता हूँ अपने पात्रों के साथ, उसके साथ जीता हूँ, तब उसकी कहानी लिखता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और यह वह दस्तूर अब भी जारी है, और नए नए विषयों का प्राय मैंने प्रयास मेरा नहीं रहता है कि मेरी कहानियों का, मेरी रचनाओं में का विषय रिपीट होता रहे। लेखक को रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं तब फिर क्या सृजन क्या है। जब भी सृजन होगा, नया होगा, तो नई बात होनी चाहिए। तो नई बातों की तलाश में रहता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि पहला उपन्यास जो मैंने लिखा अपने गांव में, मैट्रिक की परीक्षा दे करके मैं आया था और रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहा था, तो पहला उपन्यास जिसका मैथिली में नाम है गुमकी या बिहार, वो उपन्यास मैंने 7 दिनों में लिखा। 7 दिनों में? और आप उसमें बिल्कुल मैट्रिक में और आपने लिख दिया? 19 उस वर्ग में मैंने लिखा, 7 दिनों में उस उपन्यास को लिखा। देखा जा सकता है कि बेगूसराय में एक ऐसे साहित्यकार है जिन्होंने मात्र 7 दिनों में उपन्यास लिख दिया। अब ऐसा है ना, मेरा उपन्यास लिखने का मेरा क्रम इसी तरह चलता रहा है। अब तक मैंने 7 उपन्यास लिखे हैं। जी। तो जब भी होता है तो उससे पहले जो मानसिक काम है, जो वर्कशॉप मानसिक करना होता है उपन्यास लिखने का, वो मैं बहुत करता हूँ, बहुत दिनों तक सोचता रहता हूँ, जब उठाया तो कर दिया। उसके बाद दूसरा उपन्यास जो मेरा है विशु बीएस, यह उपन्यास नेपाल के एक अंचल की कहानी है जहाँ चावल और तेल का मिल है, और वहाँ बहुत मजदूर आदि थे, काम करते थे। उनकी व्यथा कथा मैंने लिखी। कारण मुझे कुछ दिनों नेपाल में रहने का सौभाग्य मिला, तो मैं उस क्षेत्र में रहा, और वहाँ मैंने लोगों की दुख, उनकी पीड़ाएं मैंने देखी, उनके साथ मैं सहभागी हुआ। तो उस उपन्यास विशु बीएस को मैंने लिखा, और मुझे यह मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैथिली हिंदी के प्रख्यात कवि नागार्जुन यात्री, वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी जब उस उपन्यास को पढ़े, तो वो मिथिला मेरे कार्यालय में जाकर करके इसकी समीक्षा छापो। तो यह लेबर प्रॉब्लम पर बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास आया है। यात्री जी यहाँ आते थे, बेगूसराय आते थे, नागार्जुन, उनसे मिलता था, तो मैंने उन्हें वह किताब दी, और उन्हें बहुत पसंद आई थी। और वह किताब मैंने 1983 ईस्वी में लिखी, और प्रकाशन उसका 1986 ईस्वी में हुआ। मतलब यह समझिए 24-25 साल मेरी उम्र थी उस समय में। जी।
उसके बाद ये सिलसिला चला, मैं कहानियाँ लिखता था, मेरी कहानियों के संग्रह है। फिर हुआ कि जो लघु कथाएं लिखी जाएं, तो वही पिछले में मुझसे पहले लोग लिखते थे। उसके बाद हम 3 मित्र, मैं, देवशंकर नवीन जो अभी जेएनयू में हैं, अच्छा। और तारानंद वियोगी जो बहुत अच्छे हिंदी मैथिली के लेखक हैं, अभी नौकरी में हैं, बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं। जी। तो हम लोग बैठ के लोक कथा पर काम करते थे सामूहिक रूप से। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं इसमें कि हम लोग समकालीन थे। आज जब मैं देखता हूं उम्र के इस पड़ाव पर रिटायरमेंट के बाद कि समकालीन लोगों में बहुत ही स्पर्धा और प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। अच्छा। बहुत ही ये जलन भी होता है। अच्छा। लेकिन हम लोगों के समय ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग एक ही में साथ बैठ करके तय करते थे कि अभी क्या देश की समस्या क्या हो रही है, समाज की समस्या क्या है, लोग किस मानसिक यातना से गुजरते हैं, चलो यार इस पर लिखते हैं। अच्छा। और मिलजुल करके सब अपनी अपनी, कोई कविता लिखते थे, कोई कहानी लिखते थे। मुझे याद है कि वो लोग जब आते थे बेगूसराय, क्योंकि उस समय में वियोगी जी जमालपुर सेंट्रल स्कूल में थे। अच्छा। और डाल्टनगंज में नवीन जी प्रोफेसर थे। तो छुट्टियों में उन्हें छुट्टियां खूब मिलती थी स्कूल में और कॉलेज में। मुझे बैंकिंग सेवा में छुट्टी नहीं मिलती थी, तो यही जमावड़ा होता था बेगूसराय में हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। और रात रात भर बैठ के हम लोग शाम में तय करते थे यार आज लेखन वर्कशॉप होगा एक दिन का। अच्छा। और शाम में हम लोग ये करते थे और रात में बैठ के लिखते थे और सुबह फिर एक दूसरे की रचना सुने और बेवाक टिप्पणी करते थे। वाह। तो ये सब, यह स्वस्थ आलोचना की परंपरा थी और उसको मैंने भोगा। इसलिए अब भी मुझे कभी भी अपने आलोचना से डर नहीं लगता है और उससे बुरा नहीं लगता है। अच्छा, आपके कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई है? भाई पुस्तकें तो कई हैं, करीब करीब 3 दर्जन, 32-33 किताबें हैं प्रकाशित अभी। अच्छा। हाँ, तो उसमें से कुछ 4-5 पुस्तकों का मैं उपन्यास में, उसके बाद मैंने गांव में जो सांस्कृतिक स्खलन हो रहा है, अवमूल्यन होता है संस्कृति का, उस पर एक उपन्यास मैंने लिखा। अच्छा। शेष जी। उसके बाद एक उपन्यास मैंने लिखा जो आज के युवा जो है मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, उनके साथ वक्त नहीं है परिवार को देखने का, ये देखने का। अच्छा। और उनके माता पिता बहुत कठिन से गांव से आके शहर में घर बनाते हैं और उनके लिए शहर जो है वो गांव से भी बदतर हो गया है। अच्छा। वो नगर, महानगर और विदेश देख रहे हैं। तो यह जो पीढ़ियों का अंतर है, तो उन पीढ़ियों की सोच को ये रेखांकित करते हैं। मैंने एक उपन्यास लिखा जैर। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं लास्ट नौकरी के अंतिम चरण में जब पटना में था, तो मैंने एक उपन्यास लिखा। देखा कि भाई हमारी भाषा में अब क्या नहीं है, तो देखे कि समग्रता में 2-3 चीजों जो पिछले 2 दशकों से आई है। अच्छा। युवाओं में खासकर, एक है लिव इन रिलेशनशिप। अच्छा। एक सेरोगेसी, दत्तक पुत्र ग्रहण तो बहुत पहले से बात है, लेकिन इसमें मैथिली में कम लिखा गया था, समझे। तो इन विषयों को लेकर मैंने एक उपन्यास लिखा, कोइक। अच्छा। यह उपन्यास मैंने 1 महीने 10 दिन में लिखा। 204 पेज का उपन्यास है ये। नौकरी करते हुए, ऑफिस से आता था, शाम में बैठता था। ये आप कैसे कर लेते थे कि नौकरी करना फिर शायद सेवा करना, ये संतुलन आप कैसे? सारा कुछ नौकरी, देखिए समय ऐसा है ना, किसी के पास भी समय उतना ही 24 घंटे का ही होता है। आज हमारे राजनयिक लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे जो आजाद, अबुल कलाम आजाद रहे हैं, मतलब जो भी हमारे राष्ट्रपति, जो भी लोग हैं, किसी को 24 घंटा से अधिक का समय नहीं मिलता है। सही बात है। तो एक बैंकर होने के नाते, एक बैंकिंग जॉब में एक कल्चर होता था पहले, अभी भी है, कि लोग बैंक से आए, ड्यूटी करके आए, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ मार्केट घूम रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। अच्छा। तो ये काम मैंने नहीं किया जीवन में। अच्छा। इसलिए कि उस समय को मैंने अपने लिखने पढ़ने के लिए लगाया। मेरी पत्नी को शायद ये शौक ही रह गया होगा कि मैं उनको अपने स्कूटर पर बैठाऊं और ले जाए कहीं सड़क पर गोलगप्पे खाऊं या किसी क्या कहते हैं फास्ट फूड की दुकान पर कुछ चाउमीन खाते हुए दिखूं। तो ये नहीं रह पाया। साहित्य में आपने पूरा लगाव आपका रहा है और कठिन मेहनत किया आपने। तो ये उसके बाद मैंने यही किया। इसलिए मैं 5-6 बजे आता था अपने ऑफिस से। उसके बाद मैं उपन्यास लिखने बैठता था और 1 महीने 10 दिन में मैंने वो उपन्यास कोइक लिखे। फिर करीब करीब महीने दिन ही लगे मुझे, वो लॉकडाउन का समय से पहले का। और लॉकडाउन के दूसरे फेज के बाद मैंने एक उपन्यास लिखा, मृत्यु लीला। अच्छा। वो कोविड पर केंद्रित उपन्यास था। वो भी महीने दिन में मैंने उस उपन्यास को लिखा और मैं आपको बताऊं कि उसका हिंदी अनुवाद हो चुका है। अच्छा। अभी प्रभाकर प्रकाशन से यह उपन्यास आ रहा है। अच्छा। और उससे पहले उसका उड़िया में अनुवाद हो चुका है। ये 2023-22 में
21 में उपन्यास मैथिली में छपा और 22 में उड़िया अनुवाद हो गया। अच्छा, आपकी पुस्तकें और कौन कौन सी है जो अन्य भाषाओं में प्रकाशित? और मैं बता रहा हूँ, और अभी जो मैंने उसके बाद जो उपन्यास लिखा है वो एक यूनिक उपन्यास माना जा रहा है, बहुत प्रशंसा हुई है उस उपन्यास की, अवैछी कने काल बाद। अच्छा, मतलब फेसबुक की लव स्टोरी। फेसबुक को लोग बहुत अच्छे और बुरे नजर से भी देखते हैं, और फेसबुक में कई तरह के मतलब अच्छाई और बुराई संबंधी कार्य होते हैं। तो फेसबुक के लव स्टोरी पर मैंने एक उपन्यास लिखा है। अच्छा, और उसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है अभी, अच्छा, शीघ्र ही छपने वाला है। और उसमें दरअसल है कि एज के गैप के बीच के लोगों का प्रेम है, फेसबुक प्रेम है वो। अच्छा, 26 वर्ष की नायिका है और 52 वर्ष का नायक है। और सिर्फ खूबी उस उपन्यास की खूबी यह है कि वह पूरा उपन्यास संवाद में लिखा हुआ है। वाह, वो पूरा उपन्यास संवाद में है, इसलिए चर्चे में विस्तृतीकरण ज्यादा नहीं है, विस्तारिक संवाद विस्तार है, सब संवाद में है। वो लिखने में मुझे जो कठिनाई हुई, अच्छा, तो उसमें मैंने इमोजी का प्रयोग किया, क्योंकि फेसबुक में तो कई इमोजी है जो आपके मनोभाव स्थिति को बता सकता है। तो जहां जहां ये देना हुआ, तो विस्तार उसी तरह है, भावनात्मक बातें उसी तरह पाठकों को ये बातें मिलती है पढ़ने के बाद कि अब क्या हो रहा होगा, तो वो रो रही होगी, तो कहता है कि मुझे लग रहा है कि अब तुम रो रही हो, तो उधर से उसका भरभराया हुआ आवाज आता है। तो ऐसी बातें जो हैं डायलॉग से या इमोजी से, ये दो प्रयोग मैंने प्रयोग किया, और मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगा। कितनी सफलता आगे भविष्य में ये होगी ये नहीं कह सकता। पिछले साल 2024 में उपन्यास छप के आया है और चर्चा हुई है, फिर उस उपन्यास की चर्चा हो रही है, अनुवाद भी हो चुका है उसका। अच्छा, मेरी कहानी संग्रह सरोकार के लिए मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2007 में। अच्छा, ये मैथिली भाषा में जी। और मैं बताऊं आपको कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे बहुत ही कम उम्र में यह पुरस्कार मिला। क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र उस समय में करीब 40-41 साल की थे। 7 तो आप समझ लीजिए 1963 और 2007, 43 साल की उम्र मिली। मतलब यह था कि मुझे जिस वर्ष पुरस्कार मिला यह, उस वर्ष हिंदी में अमरकांत जी को मिला था। अच्छा, वाह। और अमरकांत जी बहुत अच्छे कथाकार हैं, उनको पढ़कर हमने कहानियां लिखना सीखी है। अच्छा। और उनको जितने वर्षों से वो लिख रहे थे उतनी मेरी तो उम्र भी नहीं थी। अच्छा। लेकिन हुआ ये बहुत ही अच्छा लगा, और अच्छा इसलिए लगा कि प्रोत्साहित हुआ मैं उससे जी। मुझे लगता है कि वह प्रोत्साहन मेरे आगे की साहित्य यात्रा में बहुत ही सहायक हुआ, सिद्ध होगा। हाँ, सीखा भी मैंने, क्योंकि पुरस्कार एंजॉय करने की चीज नहीं होता है, वह दायित्व का चीज होता है। मैंने उसे दायित्व के रूप में लिया कि मुझे मैथिली के वो जजेस, जो जूरी या जो समाज और लेखक ने जहां देखा, मुझे इस पुरस्कार से नवाजा, तो मेरा दायित्व बनता था कि मैं अपना जो मेरा जो स्थान है उससे मैं नीचे ना आऊं, मैं उससे ऊपर की ओर जाऊं। और उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की और मैंने खूब काम किया, तो मुझे प्रोत्साहन उससे मिला। अच्छा, ये मैथिली भाषा में जो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उस पुस्तक को हमारे दर्शकों को, हाँ, यही सरोकार यह पुस्तक है, आप देख सकते हैं। और ये भी बताऊं कि अब तक इसकी 8 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। 8 भाषाओं में? हाँ, इसके 8 भाषाओं में। कौन सी भाषाओं में? ये हिंदी अनुवाद हुआ, अच्छा, हिंदी के बाद नेपाली हुआ, मलयालम हुआ, राजस्थानी हुआ, डोगरी हुआ, और क्या कहते हैं, ये अभी इसका बांग्ला अनुवाद फाइनल हो गया, पब्लिश मतलब अब छपने ही वाला है। अच्छा। उसके बाद उड़िया और ये गुजराती। ये सरोकार कहानी संग्रह है जिनकी हिंदुस्तान की 8 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, और इसके राइटर हैं श्री प्रदीप बिहारी जी। तो यह एक अच्छा लगता है, अब भी कई भाषा से ये आते हैं। इसके अतिरिक्त मेरे करीब मुझे लगता है कि 55-56 कहानियां जो मेरी हैं जी, अभी तक करीब मैंने मैथिली में 250 कहानियां लिखी हैं। 250 जी। तो 55-56 कहानियां मेरी हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुदित हैं। जी। और ये अनुवाद चल रहा है, अनुवाद लोग करते जा रहे हैं। करीब 14 कहानियों का एक अलग से उड़िया में संग्रह भी है। और साथ साथ एक और प्रसन्नता की बात है, जब हम आपके पाठकों से, आपके दर्शक से जुड़े हैं, तो अपनी एक और प्रसन्नता बताऊं कि 2023 में राजस्थानी भाषा में जिस किताब को अनुवाद पुरस्कार मिला, वह सरोकार ही था। ये भी इसके अनुवाद को ही राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला 2023 में।
तो ये मुझे अतिरिक्त खुशी हुई है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से पुरस्कार आपको मिला है? बेगूसराय से दिनकर जनपदीय सम्मान मिला जी। चित्रा समिति पटना से मिला। उसके बाद मैं अनुवाद की एक पत्रिका का भी प्रकाशन करता हूँ। अच्छा, अंतरंग का। अच्छा। अंतरंग के अभी तक 34 अंक छप चुके हैं, 3-3 महीने पर आते हैं और उसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके लिए संपादक कौन है? मैं ही। अच्छा अच्छा अच्छा। ये और मेरे ही घर से मेरा जो अपना प्रकाशन है चतुरंग प्रकाशन। अच्छा अच्छा। चतुरंग प्रकाशन से ही ये किताब छपती है। अच्छा, ये चतुरंग प्रकाशन जो है ये कब से चल रहा है? मैं बताता हूँ। मैं पहले प्रश्न का मैं जवाब दे दूं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो केरल की एक बहुत समृद्ध संस्था है भाषा समन्वय वेदी। तो भाषा समन्वय पुरस्कार वो वर्ष में देती है इस काम के लिए। अच्छा, तो 2022 में मुझे वो पुरस्कार भी मिला था। अच्छा। खैर पुरस्कार एक बात है। वो मेरे गुरु जी कहते थे जीवकांत जी, जो पुरस्कार आदि जो होता है ना, तो महादेव की पूजा की तरह है। सही बात। अब महादेव की पूजा जब आप करते हैं तो मिट्टी के महादेव बनाते हैं, जब तक पूजते हैं तब तक ठीक है, उसका फिर उसका विसर्जन कर देते हैं। सही बात। तो आपको पुरस्कार इस वर्ष मिला तो इस साल तक ठीक है, उसका बाद आप विसर्जित हो गए, फिर अगले साल अगला आएगा। स्वाभाविक है। तो पुरस्कार को उतना ही लेना चाहिए चर्चे में। कभी भी पुरस्कार का दम या पुरस्कार का जो कहते हैं हैंगओवर, ये अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। पुरस्कार को प्रोत्साहन के रूप में लीजिए, पुरस्कार को दायित्व के रूप में लीजिए। अच्छा, अच्छा। और ये जब तक आप लेंगे तब तक आप खूब बढ़िया कर पाएंगे। अब बात रही आपके चतुरंग प्रकाशन की। हाँ हाँ। तो चतुरंग प्रकाशन बहुत पहले से चले। मुझे लगता है कि 94-95 से ये प्रकाशन चल रहा है। अच्छा। लेकिन कोई व्यावसायिक ढंग से नहीं चल रहा था। हम उसमें अपनी किताबें जो छापते हैं और भी कुछ मित्र मंडली की किताब आदि उसको छापते हैं। कोई इसको मैंने जानबूझकर कोई व्यावसायिक स्वरूप नहीं दिया, क्योंकि मैं नौकरी में था तो मैं व्यवसाय कर नहीं सकता था। अच्छा अच्छा। रिटायरमेंट के बाद कुछ उसको मैंने इस तरह का रूप दिया है, तो मुझे इंगेज होने के लिए और इस बहाने पत्रिका का प्रकाशन, इस बहाने दूसरे भाषा की चीजें पढ़ने को मिलती है, देश में कहाँ क्या लिखा जा रहा है। अच्छा, ये सब पढ़ने और जानने का अवसर भी मिलता है, इसलिए इस स्वभाव से मैं ये काम करता हूँ। अच्छा, वर्तमान में आपकी कौन सी पुस्तक आई है? इस साल मुझे मेरी 2 किताब आई है। एक कहानी संग्रह है, उसका नाम है ग्राउंड जीरो। जी। या आप पत्रकारों की भाषा। अच्छा, अच्छा। ग्राउंड जीरो। हाँ, ग्राउंड जीरो। वाह। ये छप के अभी आई है ये किताब। इस किताब का ये किताब है ग्राउंड जीरो। ये वर्तमान में अभी छपकर आई है। ये किताब है ग्राउंड जीरो जी। और ये मेरा 11वां पुस्तक है कहानी का। जी जी जी। और उसके बाद अनुवाद के क्षेत्र में ये 9वां जो है 9वीं किताब है अनुवाद के क्षेत्र का मेरा। अच्छा। तो विभिन्न भाषाओं से है। यह गुजराती का एक उपन्यास है जी, भाया रावलपिंडी। अच्छा। तो ये भाया रावलपिंडी का मैंने अनुवाद किया है। इसके मूल लेखक हैं गिरमा घारे खान जी। और जब इस किताब को मैंने पढ़ा तो स्वतः मुझे लगा कि नहीं, इसे का अनुवाद। ये किस भाषा की पुस्तक है? ये गुजराती भाषा की पुस्तक है। गुजराती भाषा की किताब है ये और हिंदी अनुवाद भी होगा। हिंदी के माध्यम से मैंने इसका अनुवाद किया और बहुत ही एक यूनिक सब्जेक्ट की पुस्तक है। अच्छा अच्छा। तो मतलब कुछ संयोग बस एक लड़की एक दुश्मन देश में चली जाती है। अच्छा। मतलब जाना पड़ता है, चली जाती है, जानबूझ के नहीं जाती, जाना पड़ता है। और वहां जिस तो उसके संघर्ष है अपने देश आने का, तो क्या कहते हैं यात्रा हवाई यात्रा क्रम में एक लड़की अपने पिता के साथ यात्रा कर रहे थे और उनके पिता का हवाई जहाज में हार्ट अटैक हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार उसे नजदीक के एयरपोर्ट पर उतार देना पड़ता है इलाज के लिए। अच्छा अच्छा। तो रावलपिंडी में उतार दिया उसको उसने, और दुबई जा रहा था, रावलपिंडी में उतार दिया। वहां वो अपने पिता को लेकर अस्पताल में जिस तरह ये हो रही है और भारत पाकिस्तान के बीच की जो संबंध है, आम लोगों की धारणा, सरकारी धारणा, इस सारी यंत्रणाओं को जिस तरह झेल दिया उसी की कहानी है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छी कहानी है ये। फिर अभी फिलहाल में आप क्या कुछ नया लिखने वाले हैं? अब नया काम तो चलता ही रहता है, क्योंकि अब हमारे पास वक्त बहुत है पत्रिका का के लिए और ये अपनी पढ़ाई लिखाई की बात है। बहुत दिनों से मेरी एक मतलब मैंने एक सोच रखा था जो एक नॉवेल अभी मैं प्लान कर रहा हूँ फिर। अच्छा अच्छा। एक नॉवेल प्लान कर रहा हूँ जो आप थर्ड जेंडर पर, मैथिली में चीजें नहीं है। अच्छा। हमारी भाषा में नहीं है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थर्ड जेंडर पर मैं एक उपन्यास लिखूँ और
इस क्रम में कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे लिखने की जो प्रक्रिया होती है कि कभी बैठ के तो निश्चित रूप से उपन्यास आदि लिखता हूँ। कुछ चीजें मैं ट्रेन चलते हुए लिखता हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, अकेले बैठा हुआ तो मोबाइल, अधिक चीजें मोबाइल पर ही लिखता हूँ। किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन, वहां भी लिख लेता हूँ। अच्छा। कहानी लिखना मेरे लिए कोई अब ऐसा मतलब इस तरह की आदत हो गई है कि प्लॉट आए या आए, लिखने में मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। यहाँ बगल से ट्रेन रेल गुजरता है तो ठीक है, लेकिन मैं उसको लिख लेता हूँ मोबाइल पर। तो इसी क्रम में मैं अब एक आत्मकथा अपना लिखना चाहता हूँ। अच्छा, आत्मकथा। हाँ, उसका मैंने है वो कभी कोई जहाँ मैं यह समझिए कि एक लीजर पीरियड का मैं अपना इसको बना के रखा हूँ। मुझे एकदम निश्चिंत से आकर बैठ कर लीजर पीरियड, जब भी जो बातें आ जाती है स्मृति में वो तुरंत उसको मैं लिखना चाहता हूँ, आत्मकथात्मक को। और कहानी वानी लिखना तो मैंने संकल्प ले रखा है कि कम से कम एक वर्ष में 12 कहानियां लिखूंगा। एक वर्ष में 12 कहानियां? हाँ, कम से कम। अच्छा। तो ये संयोग से पिछले 3-4 साल से मेंटेन हो रहा है, चल रहा है। हाँ, चल रहा है। इस साल भी अभी तक के मैंने 8 कहानियां लिख ली हैं। अच्छा, अब 2 महीने में 4 लिख जाएंगे। प्लॉट है, सप्ते है, वक्त जैसे जैसे मिलता है लिख ली जाएगी। आप बिल्कुल बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने कविता, कहानियां, नाटक बहुत सारे पर कलम चलाई है। तो क्या हमारे जो नए नवोदित साहित्यकार होते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी तो उस लायक मैं हुआ नहीं हूँ भाई कि नवोदित साहित्यकारों को कुछ उपदेश दे पाऊँ, और लेकिन अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जी। अभी का जो समय है वो बहुत संक्रमण काल चल रहा है साहित्य पर जी। और संक्रमण इसलिए है कि पठनीयता गायब हो रही है, लोग किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये इसका डिजिटल रूप जहाँ होता है तो वहाँ पढ़ते हैं, पर डिजिटलाइजेशन में आप जितना भी पढ़ लें वो आवश्यक भी है, मैं इसका विरोध नहीं करता, वो जरूरी भी है। साथ साथ यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि अक्षर कभी नहीं मर सकते हैं, किताब में छपे अक्षर कभी नहीं मरेंगे, वह भी उसी तरह रहेंगे। और अभी जो सोशल मीडिया के जमाने में जो प्रशंसा है वो बहुत कम मेहनत में और यूं ही लोगों को मिल जाता है। आपके चाहने वाले 10 हैं, आपके मतलब सर संबंधी हैं, कोई जानने वाले मित्र हैं जिनको साहित्य से मतलब न भी हो, तो और आपने कुछ लिखा तो सभी वाह वाह कर देंगे, लाइक कमेंट होगा। तो बहुत लेखकों को मैंने लाइक कमेंट को अपना आभूषण बना करके क्या कहते हैं स्खलित होते हुए देखा है कि वो नहीं लिख पाते हैं। तो कृपया इससे बचना चाहिए। फेसबुक अच्छा माध्यम है, इस पर अच्छे लोग भी हैं और अच्छी चीजें भी साहित्य के लिए अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन वहां हमें सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है कि हमें अपनी प्रशंसा से कभी भी उतावला नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रशंसा से, एक लेखक को प्रशंसा से उतावला नहीं होना चाहिए और आलोचना से विचलित नहीं होना चाहिए। वाह, यह कभी नहीं होना चाहिए। हो रहा आलोचना हो रहा है, क्योंकि यह जरूरी है कि मैंने जो लिखा तो मैं सार्वभौम हूँ, ऐसी बात नहीं। मैंने जो लिखा किसी को नहीं अच्छा लग सकता है, सही बात। किसी को ऐसा भी हो सकता है कि जिस कोई भी कहानी या उपन्यास का अंत जो सोच के मैंने लिखा उसका कुछ दूसरा सत्य कोई मेरा पाठक सोच रहा हो और मुझसे बढ़िया सोच रहा हो, सोच सकता है। सही बात। क्योंकि साहित्य ही ऐसी विधा है, उसमें आपको यह नहीं मालूम है कि आपके कंपटीटर कितने हैं। एक पाठक भी आपके कंपटीटर है। सही बात। तो यह मालूम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गंभीरता और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मान लीजिए देश में नौकरियां हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, तो सरकार के पास, आपके पास एक आंकड़ा होता है कि इस बार यूपीएससी के लिए कितने लड़के अपियर हुए। सही बात है, 10 लाख अपियर हुए मान लीजिए, तो उनके कंपटीटर पूरे देश में क्या होंगे? किसी एक लड़के का कंपटीटर जो होगा 10 लाख ही होगा। लेकिन साहित्य में आपको यह नहीं मालूम है कि आपके कंपटीटर कितने हैं और कौन है। सही बात। क्योंकि आप इस कमरे में बैठ के क्या सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, बगल के कमरे में बैठकर आपका बेटा आपसे कितना ज्यादा आगे सोच रहा है या आपको पता नहीं होता है। इसलिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं साहित्य में, और इसके लिए साहित्य गंभीरता खोजता है, साहित्य खोजता है कि आप इस चुनौती को स्वीकारें, और इसलिए ही आप अपनी आलोचना से विचलित न होएं। इन सब बातों को साधने के लिए यह जरूरी है कि आप पढ़ें और खूब पढ़ें, अपनी भाषा की चीज को पढ़ें, देश की विभिन्न भाषाओं की चीज को पढ़ें, विदेशी भाषाओं के साहित्य को पढ़ें। अच्छा। और घटना चक्र पर अपना चक्षु जो है
अपना दिमाग खोल के रखें कि कहाँ क्या हो रहा है, अच्छा 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 और क्यों हो रहा है, उसमें साहित्य क्या हो सकता है, साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है, अच्छा समझे, आखिर क्यों हुआ। तो इन जितना सतर्क आप रहेंगे और जितना पढ़ेंगे उतना बढ़िया चीज आप समाज को दे पाएंगे, क्योंकि अंततः एक लेखक का काम यही होता है कि समाज को संवेदनशील बना के रखे रहना। जो संवेदना मिट रही है, आज बेटा बाप को नहीं देखना चाहता है, बाप बेटा को नहीं देखना चाहता है, भाई भाई को नहीं देखना चाहता है, अड़ोसी पड़ोसी के बीच क्या कहते हैं संवाद हुए कई कई महीने हो जाते हैं। इस मैकेनिज्म वाले युग में साहित्य ही है जो जोड़ के रख सकता है और संवेदना बचा के रख सकता है। इस पर हमारा प्रयास होते रहना चाहिए जी। तो ये हैं प्रदीप बिहारी जी, जो बताया कि नवोदित साहित्यकार जो है उन्हें संयम बरतना होगा, अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ना होगा, देशी विदेशी हर तरह की पुस्तकों को पढ़ना होगा और भाषा पर अच्छी तरह से जानकारी लेना होगा और अपने आप में कभी उबना नहीं है, क्योंकि आपकी आलोचना भी होगा और आपकी प्रशंसा भी होगी। तो आप आलोचना से अपने आप को कभी भी क्षुब्ध ना समझें, कभी भी अपने पथ को भ्रमित ना करें और ये सारी बातों को ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर बताई गई प्रदीप बिहारी जी की ये बातें आपके लिए हितकर हो सकता है। खबर चक्रों का आपने बहुत बहुत कीमती समय दिया है, नमस्कार, इसके लिए आभारी है।